मेरे साथी। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक बार जल्दी से सभी कमेंट करके बताएंगे क्या सभी को ऑडियो वीडियो विजुअल है, आवाज़ साफ आ रही है। नीतू पाल है, बबीता यादव, धीरज कुमार, उमा पटेल, बहुत शानदार, प्रीति सिंह, मुकेश कुमार, मिस चाहत, बबीता यादव। आज के हमारे टॉपिक क्या क्या है इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। भाषा, भाषा के बारे में आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि भाषा क्या है। भाषा अर्जन के चरण हम पढ़ेंगे कि हम किन किन चरणों से गुजरना होता है जब बच्चा भाषा सीखता है ना, हम इनको भाषा के चरण कहेंगे। और भाषा अधिगम के क्षेत्र, चरण नहीं, भाषा अधिगम के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ में भाषा निवेश क्या होता है, इससे भी कई बार प्रश्न आ जाता है ना। तो भाषा निवेश क्या है, तो सबसे पहले आ जाते हैं भाषा के बारे में। भाषा क्या है आप जानते भी हैं अच्छे से, भाई भाषा क्या है। फिर उसके बाद मैं लास्ट में आपको कुछ प्रश्नोत्तर करवाऊंगी इससे रिलेटेड, है ना। भाषा, भाषा क्या है आप जानते हैं भाई। भाषा की विशेषताएं, विशेषताएं ही लिखवा देती हूँ मैं सीधे सीधे आपको कि भाषा क्या है। एक अर्जित संपत्ति है ना। भाषा एक कैसी है तो कहेंगे अर्जित संपत्ति है। इसके द्वारा क्या ही आपके व्यवहार का साधन है, विचारों के आदान प्रदान का साधन आपका भाषा कहलाती है। हाँ भाई थोड़ा सा जुकाम हो गया है ना। उसके बाद आपका कहें तो ये एक स्वाभाविक, भाषा क्या है अर्जित संपत्ति है। भाषा को हम अपने समाज से, सामाजिक संपत्ति भी अगर कहें तो कोई दोहराया नहीं है, ये एक सामाजिक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक नहीं कि अर्जित संपत्ति है, सामाजिक संपत्ति है, लेकिन पैतृक है नहीं है, पैतृक नहीं है। निरंतर परिवर्तनशील होती है भाषा, कैसी होती है तो कहेंगे निरंतर परिवर्तनशील होती है। है ना। तो बहुत सी विशेषताएं आपकी भाषा की। भाषा एक क्या है मानक, भाषा का व्याकरण होता है, भाषा का है ना, भाषा का व्याकरण होता है, भाषा की लिपि होती है। तो ये कुछ आपको विशेषताएं वैसे मैं आपको करवा चुकी हूँ, बस एक बार रिवीजन के तौर पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, एक बार जल्दी से सभी सेशन को शेयर कर देंगे। हाँ चेंज लग रही है, थोड़ा सा कोल्ड हो गया हल्का सा, इट्स ओके है ना थोड़ा सा। बाकी आवाज तो सब चीजें क्लियर सुनाई तो दे रही है आपको कि नहीं दे रही, है ना। चलेगा, सभी को गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है, सामाजिक है, निरंतर परिवर्तनशील है। कहने का मतलब है कि भाषा स्थायी नहीं है। कई बार आ जाता है कि क्या भाषा स्थायी है तो कहेंगे भाषा स्थायी नहीं है ना। तो इसकी बहुत सी विशेषताएं आपने पढ़ी हुई हैं। अब पढ़ते हैं भाषा अर्जन के चरण आपके कितने होते हैं और कौन कौन से आपके भाषा अर्जन के चरण हैं, यानी कि बच्चे में जब भाषा का विकास होता है तो वो किन किन चरणों से गुजरता है। ठीक है, तो लिखेंगे भाषा अर्जन के चरण। भाषा अर्जन के चरण। तो आप देखते हैं कि भाई बच्चा जब पैदा होता है वो तुरंत तो बोलना शुरू नहीं कर देता। तो जन्मजात बच्चा जब भाषा सीखना शुरू करता है तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है तो आपका आता है क्विंग। क्या आता है, कुइंग आता है, जिसको कहते हैं हम कूकना। क्या कहते हैं, कूकना। ये कब चलता है तो कहेंगे ये 6 महीने तक, जन्म से 6 माह तक आपका ये कुइंग चलता है, कूकना चलता है। कि बच्चे की आरंभिक वाक क्या होती है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। ठीक है ना। तो इसमें बच्चा क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है, किलकारियां देता है, अलग अलग आवाजें निकालता है। उसको ना बोलना आता है ना कुछ, उसको भूख लगी है तो रो देता है ना, पॉटी लगी है तो रो देता है, प्यास लगी है तो रो देता है, तो हर चीज के लिए वो रो देता है। तो ये आरंभिक चरण आपका माना जाता है कुइंग। उसके बाद आपका आ जाता है बेबलिंग। क्या आता है तो कहेंगे बेबलिंग आपका चरण आता है, जिसको कहते हैं बबलाना। क्या कहते हैं, बबलाना। सॉरी 6 माह नहीं, 6 हफ्ते, 6 माह नहीं 6 हफ्ता कह सकते हैं, 6 वीक इसको कह देंगे, 6 वीक इसको कह सकते हैं। उसके बाद बच्चा क्या है बबलाना आरंभ कर देता है। और बबलाने में क्या है वो स्वर व्यंजन युक्त ध्वनियां निकालता है। कैसी ध्वनियां निकालता है तो कहेंगे स्वर व्यंजन युक्त। और ये जो बबलाना है ये चलती है आपकी 6 मंथ। ठीक है, ये जो बबलाना है ये चलता है आपका 6 वीक के बाद जो है आपका 6 मंथ तक ये चलता है। और बबलाने में क्या है तो कहेंगे स्वर व्यंजन युक्त ध्वनियां बच्चा निकालता है, स्वर व्यंजन युक्त ध्वनियां। ये पिछली बार भी आपका प्रश्न अभी जो रिसेंटली जनवरी में एग्जाम हुआ था तो इसमें पूछा गया था कौन से चरण में, कौन से काल में बच्चा स्वर व्यंजन युक्त ध्वनियों को निकाल रहा होता है। तो ये पिछले साल भी यानी कि इसी बार भी आया जनवरी में, और प्रीवियस ईयर में भी ये प्रश्न आता रहा है। तो स्वर व्यंजन युक्त मधुर ध्वनियां किस अवस्था में बच्चा निकालता है तो कहेंगे आपका जो बबलिंग है, बबलाना है, मधुर ध्वनियां निकालता है इस अवस्था में बच्चा। 6 महीने तक ये चलती है। जैसे बाबा दादा यानी कि दो दो
वर्ण ऐसे बोल रहा होता है। उसके बाद आपका जो तीसरी अवस्था है इसी की, इसे भाषा अर्जन की अवस्था या भाषा विकास की अवस्था, भाषा के चरण कह सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी क्या आती है तो कहेंगे वन वर्ड स्टेज आती है। क्या आती है? वन वर्ड स्टेज। इसको एक शब्दीय वाक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक शब्दीय वाक। एक शब्दीय वाक भी इसको कह सकते हैं। और ये कब चलती है तो कहेंगे ये 1 साल तक, है ना। उसके बाद 1 वर्ष तक आपकी ये अवस्था होती है, एक शब्दीय वाक इसको कह देंगे। और उसके बाद फिर एक शब्द के बाद क्या है, बच्चा 2 शब्दों को बोलना शुरू करता है ना। उसके बाद बच्चा क्या करता है, 2 शब्दों को बोलना शुरू करता है, तो इसको 2 वर्ड स्टेज कह सकते हैं। और हिंदी में बोले तो 2 शब्दीय वाक, है ना, 2 वर्ड स्टेज, इसको 2 शब्दीय वाक कह देंगे। और इसी को हम टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं, है ना। ये जो 2 शब्दीय वाक है इसी को हम टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं। टेलीग्राफिक स्पीच इसी को कहते हैं। और ये कितनी, ये 18 माह तक चलती है। कब तक चलती है तो 18 माह की अवस्था आपकी ये होती है। और उसके बाद क्या आता है आपका लास्ट 5वीं अवस्था क्या होती है, बच्चा क्या है, बड़े बड़े शब्दों को बोलना शुरू कर दिया, है ना। मैम पीछे से बता दो एक बार, अभी बताऊंगी पीछे से भी। मैम ज्यादा बोले नहीं, बस क्यों करा दीजिए, मॉम मॉम रहे मतलब। हाँ भाई पढ़ लो अभी चुपचाप, है ना, इधर आ जाओ। तो अब आ जाती है आपकी लास्ट स्टेज इसकी, तो इसको कहते हैं हम लंबे उच्चारण की अवस्था, है ना। लंबे उच्चारण बच्चा करना शुरू कर देता है, यानी कि 4-5 शब्दों को बच्चा एक साथ बोलना शुरू कर देगा। तो 2 से 4 साल तक का बच्चा क्या है, लंबे उच्चारण करना आरंभ कर देता है। तो ये इस प्रकार से बच्चे में क्या है, भाषा का विकास होना आरंभ होता है। तो एक बार देखो पीछे से बता रही हूँ, भाषा अर्जन के चरण कि बच्चा जन्म से या भाषा अर्जन की अवस्था, चरण के स्थान पर अवस्था भी आ सकता है कि अर्जन की अवस्थाएं क्या क्या है ना, किन किन चरणों से बच्चा गुजरता है, कौन से वर्ष का बच्चा कौन सी भाषा का प्रयोग करता है। तो देखो क्विंग का मतलब होता है कूकना। तो सबसे पहली अवस्था, जन्म के बाद पहली अवस्था आपकी होती है क्विंग। तो बच्चा जब रोना आरंभ करता है ना, केवल ध्वनियां वो निकाल रहा है, तो वो आपका क्या है, कूकना हो जाता है। ये 6 महीने 6 हफ्ता तक चलता है। उसके बाद आपका आता है बबलिंग, यानी कि बड़बड़ाना या बबलाना इसको कह सकते हैं। ये 6 महीने तक चलती है। और इसमें कैसे ही बच्चा ध्वनि निकालता है तो स्वर व्यंजन युक्त मधुर ध्वनियां बच्चा निकाल रहा होता है, वो आपका बबलिंग कहलाता है। और कब तक चलती है तो कहेंगे 6 मंथ तक आपकी ये अवस्था चलती है। ठीक है, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, आगे बढ़ो। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर आपकी आती है, एक हो गया क्विंग, एक हो गया बैबलिंग। और फिर बच्चा क्या करता है, एक शब्दीय वाक, है ना, कि एक एक शब्द बोलना स्टार्ट करता है। और ये 1 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो ऐसे शब्दों का उच्चारण करना आरंभ कर देता है। और उसके बाद फिर क्या है, 2 शब्द की स्टेज आती है ना। और उसको टेलीग्राफिक स्पीच भी कहा जाता है। दोनों चीजें एक ही है, चाहे 2 शब्दीय वाक आ जाए, चाहे टेलीग्राफिक स्पीच आ जाए, या 2 वर्ड स्टेज आ जाए, एक ही बात है। और ये 18 माह तक ऐसा होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका लास्ट में बच्चा क्या है, अब 2-2 शब्दों को 3-3 शब्दों को मिलाकर लंबे लंबे उच्चारण करना सीख गया। तो 2 से 4 साल का बच्चा फिर आगे क्या है, इसी प्रकार से बढ़ता चला जाता है। अब तो बच्चा क्या है, बातचीत करना सीख जाएगा, है ना। तो ये आपका होता है भाषा अर्जन के चरण। अब देखो भाषा अर्जन के चरण से मैं आपका एक प्रश्न करवाती हूँ। ये रहा आपका प्रश्न, बताइएगा कि भाषा अर्जन की अवस्थाओं को सही क्रम को चुनिए। बताइएगा भाषा अर्जन की अवस्था के सही क्रम को चुनिए। अब क्या होगा भाषा अर्जन का सही क्रम, बहुत बढ़िया, ये आपका आया हुआ प्रश्न है। तो इसीलिए आपको ये अवस्थाएं जरूर याद रखनी है बाबू, ठीक है। ये अवस्थाएं आपको जरूर याद रखनी है और ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साइंस की क्लास नहीं चलेगी, साइंस की क्लास बता देंगे, अभी मुझे नहीं पता, आप देख लो। अगर आपकी क्लास शेड्यूल है तो देख लिया करो ना, शेड्यूल है तो चलेगी, नहीं है तो नहीं चलेगी, है ना। और जो करो, है ना। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही, सबसे पहला क्विंग करता है, फिर बबलाता है, फिर एक शब्द चरण बताया, फिर मैंने टेलीग्राफ बताया, फिर 2 शब्दों की अवस्था और व्यस्त वाक्य संरचना, दोनों ही एक बात है। ठीक है, चलिएगा। अब बताइए कि भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को कैसे सीखते हैं, सहज और स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं। बताइएगा कैसे सीखते हैं। है ए, बिल्कुल भाई। देखो कल आपको मैंने एक अधिगम का ऐसा ही करवाया था कि भाषा सीखना क्या होता है, और वहां आप क्या है भ्रमित हो गए कि सीखना, और आपने बता दिया कि ये क्या है, ये एक अचेतन अवस्था होती है भाषा सीखना। याद है कल वाला प्रश्न। तो दोनों चीजों को समझते हुए चलना है। यहाँ पे इन्होंने अर्जन कह दिया तो भाई पहला ही बात है कि ये असहज होता है और स्वाभाविक होता है, लेकिन सीखना आ गया, है ना। अगर अधिगम होता तो आप लगा देते, सीखने ने तुमको कंफ्यूज कर दिया। तो अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग, और लर्निंग को ही सीखना कहते हैं। और वो प्रयासपूर्ण होता है, वो चेतन प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिएगा। अब इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं हो, अच्छा ये रहा कि पहली भाषा में भाषाओं के अधिग्रहण के किन चरणों में बच्चे की गलतियां सामान्यकरण के अधिक और कम होने के कारण होती है। 2 शब्द चरण, एक शब्द बबलाना, कि लंबे उच्चारण। तो देखो
कि पहली भाषा में भाषाओं के अधिग्रहण के किन चरणों में बच्चे की गलतियां सामान्यीकरण के अधिक और कम होने के कारण होती हैं। तो देखो इसमें जब बच्चा अभी बोलना उसने कब शुरू किया, अभी उसने बोलना शुरू नहीं किया, वो क्विंग कर रहा है, बबला रहा है, और जैसे ही वो एक शब्द चरण पर आ गया अब तो गलतियां होंगी ही, है ना। उसके बाद जब गलतियों से धीरे धीरे वो बढ़ेगा आगे तभी तो 2 शब्दों को बोलेगा। तो सबसे पहला आपका क्या आएगा, तो कहेंगे एक शब्द उच्चारण। अभी उसने क्या है, आरंभिक चरण है, बोलना आरंभ किया है, तो गलतियां कम भी होंगी अधिक भी होंगी, ये सामान्यीकरण चलता रहेगा, है ना। उसके बाद फिर 2 शब्द, फिर क्या है वो लंबे उच्चारण करना सीख जाएगा। तो यहाँ आपके जाएंगे ए ऑप्शन पर, है ना। यहाँ किस पर जाएंगे, सॉरी बी ऑप्शन पर हम जाएंगे, ए पर भी नहीं जाएंगे। तो आपका बबलाना में तो बोल नहीं रहा, वो अभी बड़बड़ा रहा है, समझ में ही नहीं आ रही आपको उसकी भाषा। फिर वो धीरे धीरे एक शब्द का उच्चारण करना सीख रहा है। तो यहाँ जब उसने माना, ये सोचो उसने बोलना आरंभ ही कर दिया, तो अब गलतियां वो आरंभ करेगा ही करेगा, ठीक है। और क्या है इसमें, भाषा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया कौन सी है बताइएगा। भाषा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया कौन सी है, समझ में आ रहा है। सेशन को ऐसे ही बढ़ो, बढ़ाओ, प्रेम दर्शाओ और पढ़ो, जितने भी हो लाइक जरूर करा करो, ठीक है। अचेतन प्रक्रिया होती है तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आपका मैं क्या पढ़ा रही थी आपको, ये अधिगम हो गया, यानी कि आपने अर्जन के चरण देख लिए। अब देखेंगे हम अधिगम के क्षेत्र, भाषा अधिगम के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कितने हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिएगा तो लिखेंगे भाषा अधिगम के क्षेत्र। अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग होता है। और अधिगम के क्षेत्र कितने होते हैं, जल्दी बताओ अगर किसी को याद हो तो। हालांकि मुझे लग रहा है मैं पहले भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता चुकी हूं, लेकिन फिर भी चलो आप बता दो अधिगम के कितने क्षेत्र हैं और कौन कौन से होते हैं। कितने होते हैं, तो आपके भाषा अधिगम के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला क्षेत्र क्या होता है, तो उसको कहेंगे संज्ञानात्मक क्षेत्र। क्या कहेंगे, तो कहेंगे संज्ञानात्मक क्षेत्र। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका क्या होगा, तो कहेंगे आपका भावात्मक क्षेत्र। और तीसरे नंबर पर आपका होगा मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ठीक है, इनको भी थोड़ा सा अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ये लिख लीजिए, भाषा अधिगम के आपके कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र हैं, भावात्मक, मनोगत्यात्मक और संज्ञानात्मक। तो जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है ये किससे, कॉग्निटिव यानी कि आपके मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा, कि जब आपके मस्तिष्क के विकास से जो संबंधित है। जब हम विचार विमर्श करते हैं, कल्पना करते हैं, रचनाशीलता जब आपको आपके अंदर नजर आएगी तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यानी कि जो आपके विचार हैं, है ना, जो आपके विचार हैं, जो चिंतन आपके अंदर चलता है ना, वो किस में आता है, वो आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र में आएगा। कहें तो मस्तिष्क, जब आपका मस्तिष्क जहां सक्रिय होगा, है ना, जहां आपका दिमाग सक्रिय होगा, वो आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और भावात्मक की बात करें तो जो आपके इमोशंस कहते हैं ना भाई, दिल में कहते हैं ना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है, मेरे दिल में बहुत नफरत है ना, तो क्या है, ये भावनाएं, फीलिंग्स है, भावात्मक क्षेत्र से हो गए। तो यानी कि इसका संबंध किससे, आपके संवेगों से है, आपके इमोशंस से है ना। तो इसमें जैसे आपके शरीर का अंग एक तरह से मस्तिष्क से संबंधित है, तो भावना किससे, आपके हृदय से संबंधित हो गई, है ना। तो भावात्मक का संबंध किससे हो गया, तो ये आपका हृदय से संबंधित है ना। यहाँ संवेग होंगे आपके, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, तो ये संवेगों से या फिर भावनाओं से संबंधित है ना, या फिर भावना कह सकते हैं, इनसे संबंधित है आपका। और जब मनोगत्यात्मक की बात करें, है ना, मनोगत्यात्मक क्या है, मनोगत्यात्मक का मतलब है कि आप शारीरिक, इसको शारीरिक भी कह सकते हैं, कि शरीर से जो हम कार्य करते हैं, यानी कि हाथ आपका मनोगत्यात्मक के अंतर्गत आ सकते हैं, एक तरह से हाथ से जो आप क्रियाएं कर रहे हैं। तो जो शारीरिक क्रियाएं हैं, है ना, शारीरिक क्रियाएं किसके अंतर्गत आ जाएंगी, आपके मनोगत्यात्मक के अंतर्गत आ जाएंगी। शारीरिक कह लो या फिर क्या कह लो, दैहिक भी कह सकते हैं, जो भी शब्दावली मुझे याद आ रही है वो मैं लिखवाती चल रही हूँ। तो शारीरिक या दैहिक ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे, हम हाथ से कार्य करते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। अब इनके भी क्या है, इनके भी चरण होते हैं, कि संज्ञानात्मक क्षेत्र किन किन चरणों से गुजरता है, भावात्मक क्षेत्र किन किन चरणों से गुजरता है, तो वो चरण भी मैं आपको लिखवा दूं, तो फिर गंगा जी नहा लियो फिर तुम सब, है भाई। चलिएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र के चरण कौन कौन से हैं, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में सबसे पहले आपका क्या आता है, तो कहेंगे आपका मूल्यांकन आता है। कौन सा चरण आता है, तो कहेंगे इसका
मूल्यांकन, इसमें आपका सबसे पहले क्या आता है, मूल्यांकन संज्ञानात्मक क्षेत्र में, इसके चरण बता रही हूँ संज्ञानात्मक क्षेत्र के। उसके बाद आपका क्या आता है, संश्लेषण करना, क्या आता है, संश्लेषण। इनको इसी क्रम में आपको याद रखना है। वैसे सीटेट में रेयरली इसमें से पूछा जाता है, अगर पूछ भी लिया तो हमें गलत नहीं करना है। हाँ जो भी है देखो। उसके बाद संश्लेषण के बाद आपका क्या आएगा, विश्लेषण आता है ना। संश्लेषण के बाद क्या आएगा, विश्लेषण आएगा। भाई पहले संश्लेषण ही तो होता है, समस्या आपके सामने समग्र रूप में उपस्थित होती है, उसको फिर टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण के बाद आपका क्या आता है, तो कहेंगे अनुप्रयोग। क्या आता है, तो अनुप्रयोग इसका चरण होता है। और अनुप्रयोग यानी कि जिस चीज को आपने विश्लेषण कर लिया, आप जो है उसका सही सिद्धांत पर पहुंच गए। अब सिद्धांत पर पहुंचने के बाद अब उसको लागू करोगे तो वो अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है, कि चीज को अब करके देखोगे, अप्लाई करके देखोगे, वो अनुप्रयोग के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद जब तुमने अप्लाई करके देख लिया तो अब क्या है, आपको समझ आ गया कि हाँ भाई जो इन्होंने बताया था वो चीज सही निकल गई, तो यानी कि अब आपके अंदर बोध का स्तर आ गया, है ना। समझ या बोध आपके अंतर्गत आ गई, इसको समझ कह सकते हैं या फिर बोध भी कह सकते हैं। और जब आपको बोध हो गया तो यानी कि अब आपके अंदर क्या है, नॉलेज यानी कि ज्ञान का निर्माण हो गया। तो ये प्रमुख चरण आपके होते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के प्रमुख चरण यही होंगे आपके। थोड़ा सा इसको और, अब दिख रहा है ओके। ये प्रमुख चरण है आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र के। अब आ जाते हैं आपके भावनात्मक क्षेत्र के कौन कौन से चरण हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, कहेंगे चारित्रीकरण। चारित्रीकरण आपका आता है, बस इसके नाम याद कर लेना, इनको ज्यादा समझने की ऐसी जरूरत नहीं है। नाम देखकर भी आपको पता लग रहा होगा कि चारित्रीकरण करना यानी कि किसी की भावनाओं को समझना, चरित्र यानी कि उनको छांटना। फिर आपका क्या होगा, संगठन। चारित्रीकरण के बाद क्या आता है, यहाँ पर संगठन आता है। संगठन के बाद क्या आता है, तो कहेंगे अनुमूल्यन आता है। अनुमूल्यन आता है, इनके बस नाम याद रख लो और कोई दिक्कत नहीं है। अनुमूल्यन के बाद क्या आता है आपका, अनुक्रिया देना। अनुक्रिया देना, और अनुक्रिया देने के बाद आपका अंतिम में क्या आता है, प्राप्तिकरण, है ना। अंत में क्या आता है, प्राप्तिकरण आपका आ जाता है। ये आपके भावात्मक क्षेत्र के चरण हो जाते हैं। और अगर मनोगत्यात्मक क्षेत्र के चरणों की बात करें तो इसके भी कई चरण हैं, देखेंगे। सबसे पहले आपका संचार, है ना, संचार आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका क्या आएगा, कुशल संचालन, इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद आपका कुशल शारीरिक गतिविधियां जो है सी के अंतर्गत आएंगी। शारीरिक गतिविधि, है ना। फिर क्या है आपका अनैच्छिक क्रिया, यानी कि संचलन कर रहे हो, लास्ट में आपका यानी कि और भी कुछ इसमें आएंगे, लेकिन लास्ट में आपका अनैच्छिक क्रिया इसके अंतर्गत, आप कुछ भी क्रियाएं कर रहे हैं तो अनैच्छिक क्रिया इसके अंतर्गत ही इसका लास्ट स्टेज है ना। तो आपको लास्ट वाला और पहले वाला जरूर याद रखना है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर आपका कोई पूछा जाता है तो आपके ये जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है इसके चरण पूछ ले जाते हैं, कभी कभार भावात्मक के पूछ ले जाते हैं, और मनोगत्यात्मक के अगर पूछे जाए तो ये पूछा जाएगा इसका अंतिम चरण कौन सा है, तो कह देंगे अनैच्छिक क्रिया इसका अंतिम चरण है। तो इनका प्रारंभिक और अंतिम जरूर याद रख लेना, है ना। और इसमें जो संज्ञानात्मक चरण है, संज्ञानात्मक चरणों का सारा क्रम याद रख लेना। इसका क्रम को कभी कभी आपको यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के कह देंगे कि इसको सही क्रम में लिखिए, पहला क्रम क्या है, इसके बाद क्या आता है, तो इसका क्रम जरूर याद रख लेना, और बाकी इनका पहला और अंतिम जरूर याद रख लेना, आपका काम चल जाएगा। सबसे पहले संचार और अंतिम आपका नैच्छिक क्रियाएं, ये आपके प्रमुख चरण हो जाते हैं अधिगम के क्षेत्र के। तो समझ में आया अधिगम के क्षेत्र। अधिगम के 3 क्षेत्र हैं आपके, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। और संज्ञानात्मक में आपके मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट होता है, चिंतन जब हम करते हैं तो चिंतन प्रक्रिया संज्ञान के अंतर्गत आएगी। भावात्मक क्षेत्र जो आपकी भावनाओं से, संवेगों से संबंधित रहेगा, यानी कि इसका जो क्षेत्र है वो हृदय है। और मनोगत्यात्मक यानी कि हाथ इससे संबंधित है, तो जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, दैहिक क्रियाएं होती हैं, वो आपके मनोगत्यात्मक के अंतर्गत आ जाएंगी। समझ में आया अच्छे से। तो चलिएगा इस पर प्रश्न कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये बताओ अधिगम के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, अभी पढ़ा है, अब तो आप बता ही दोगे बहुत अच्छे से कि भाई आपका चेतना अवचेतना नहीं, पहला ही ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा। ये आया हुआ प्रश्न आपका सीटेट में कि अधिगम के 3 क्षेत्र कौन से हैं, तो सीधा सा बता दिया, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, ठीक। और देखिएगा कि संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किसे स्वीकृति नहीं देता है, किसे स्वीकृति नहीं देता है। मनुष्य भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का ही हिस्सा हैं, भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, या भाषा विवेचन द्वारा मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है। थोड़ा सा हटके प्रश्न है और ज्यादा हटके भी नहीं है। अगर आपने पढ़ी है, मेरी रेगुलर क्लासेस आप ले रहे हो, तो आप पहचान जाओगे क्या इसमें गलत है, कौन सा पॉइंट इसमें नहीं है, यानी कि नकारात्मक है, और आप उत्तर अच्छा दे दोगे। ठीक, नमस्ते जी, नमस्ते, जल्दी, है ना। और जो आपके वाइगॉस्की हैं उनके अधिगम को भी संज्ञानात्मक अधिगम कहेंगे, लेकिन संज्ञान में उन्होंने रचनावाद, समाज को ऐड कर लिया है ना। आपके जो क्या नाम है
नॉम चॉम्स्की, उनके अधिगम को, यानी कि ये तीनों जो है ना आपके संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं कि बच्चा क्या है अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके भाषा को सीख रहा है। बस वो समाज से अर्जित कर रहा है, उसमें जन्मजात क्षमता है उसको, है ना, और एक क्या कर रहा है अपने विचारों से भाषा को सीख रहा है ना। लेकिन भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। ये किसने कहा था? व्यवहारवादियों ने कहा था कि नहीं कहा था कि भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, श्रव्य भाषावाद के अंतर्गत। श्रव्य भाषावाद जो है इसको समर्थित करता है ना। कौन? श्रव्य भाषावाद। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा जाके देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी सभी क्लासेस की, उनको फिर से देखो, बहुत कंटेंट आपको करवा दिया है मैंने, समझ में आ जाएगा। तो भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, और ये संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत का पालन नहीं करता। ये कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा अभ्यास से सीखता है, बच्चा रट के सीखता है ना। ये अभ्यास को, ये रटने पर बल देते हैं। तो आपका पुनर्बलन पर मतलब हाँ, उस पर अभ्यास पर रटने पर बल दे रहे हैं, तो आपका यानी कि ड्रिल पर बल दे रहे हैं। ड्रिल का मतलब क्या होता है? ड्रिल का मतलब अभ्यास ही होता है। कभी सोचो ड्रिल कुछ और है? नहीं, ड्रिल को अभ्यास ही कहते हैं। तो ये सभी शब्द आपके व्यवहारवादियों से संबंधित है, तो आपका संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत नहीं आएगा, और आपका यहाँ क्या होगा? सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया? देखो समझो कि संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किसे स्वीकृति नहीं देता। किसे स्वीकृति नहीं देता? देखो, संज्ञानात्मक अधिगम का मतलब है जब आप मस्तिष्क का प्रयोग करोगे। मैंने आपको बताया संज्ञानात्मक का क्षेत्र क्या है, कि मस्तिष्क का प्रयोग करके जब आपके अंदर चिंतन प्रक्रिया चलेगी, रचनात्मकता आपके अंतर्गत आएगी, है ना। आपने देखा रचनात्मकता का सिद्धांत, है ना। रचनात्मकता को कौन कहते हैं? रचनावादी कौन है आपके? वाइगोस्की है। तो इनका सिद्धांत भी संज्ञानात्मकता को बढ़ावा देता है ना। और क्या कहा उन्होंने? वाइगोस्की, जीन प्याजे वाइगोस्की और नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं कि बच्चे के अंदर स्वाभाविक क्षमता होती है अर्जन करने की, वो अर्जित कर रहा है, यानी कि उसका दिमाग मस्तिष्क यहाँ सक्रिय है। लेकिन संज्ञान का मतलब रटना कब से हो गया? संज्ञान का मतलब है बच्चा एक बोध स्तर पर जब पहुंच जाता है, चीजों को समझ जाता है, उसके अंदर नॉलेज आ जाती है, तो वो संज्ञान हो गया। लेकिन रटना संज्ञान नहीं होता, वहां आपको नॉलेज नहीं होती, आप समझ नहीं पाते हो, केवल रट रहे हो, तो चीजें कहां से समझ में आएंगी? तो इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है कि भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है, ये यहाँ सही जवाब। लेखन अधिगम के लिए निवेश का उद्देश्य है उच्चारण, शब्द भंडार तथा व्याकरण का प्रयोग। क्या पूछा है? आकृति। आकृति यानी कि रूप। तो उत्तर आ जाना चाहिए आपका जल्दी। 1 का डी दिया पलक राजपूत ने, छोटी कुमारी डी, गोल्डी डी, बहुत बढ़िया, डी डी डी, बिल्कुल याद कर लिया ना। अगर नहीं बताती, नहीं पढ़ाती, सामने आ जाता तो तुम वहीं भ्रंग हो जाती। ये क्या हो गया? मैम वॉइस सही नहीं आ रही। भैया वॉइस ने क्या करके मानेगी, आज आ ही ना रही कैसे ना सही। हाँ बताओ। उच्चारण, शब्द भंडार तथा व्याकरण। टैगवर्ड्स बताए, सीधे आ गए, है ना, सीधे आ गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? पाठ्य सामग्री जो भाषा संबंधित भाषा निवेश क्या है? अच्छा, पाठ्य सामग्री से संबंधित भाषा निवेश क्या है? वे निवेश जो भाषा प्रयोग पर ध्यान देते हैं, शब्दावली, उच्चारण, व्याकरण आदि निवेशों तथा इनकी प्रक्रियाओं का प्रस्तुतिकरण, या वे निवेश जो सूचनाओं पर ध्यान देते हैं। आपने पढ़ा है भाई, शब्दावली, उच्चारण और व्याकरण आ जाए तो ये क्या है? ये तो आकृति उन्मुखी है ना। ये तो आकृति पर देंगे, ये रूप उन्मुखी हो जाएगा। तो क्या ये पाठ्य सामग्री से रिलेटेड होगा क्या? तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, है ना। नाज परी डी, वेरी गुड। उमा पटेल, आवाज बढ़ाओ अपनी, और तेज बोलो, है ना। चलिएगा, तो यहाँ आपका निवेश जो इनकी प्रक्रियाओं का प्रस्तुतिकरण, कोई नहीं। वे निवेश जो भाषा प्रयोग पर बल देते हैं, वो कौन सा है आपका? अर्थ उन्मुखी, है ना। कौन सा है? अर्थ उन्मुखी हो जाएगा। और यहाँ आपका भाषा निवेश जो सूचनाओं पर बल देता है, वो आपका पाठ्य सामग्री से संबंधित है, पाठ्य वस्तु से संबंधित है, पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या ऑप्शन सही हो जाता है? डी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। ठीक है, तो यही आपके भाषा अर्जन और यानी कि अर्जन अधिगम के बारे में हमने पढ़ा। हमने आपका अधिगम के क्षेत्र देखे, अर्जन के चरण देखे, और भाषा निवेश को देखा। और यहाँ आपका ये सेशन हो जाता है आज समाप्त। आपके टॉपिक भी हो जाते हैं यही समाप्त, और कक्षा का आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। छोटे छोटे टॉपिक बहुत ही परेशान कर देते हैं कई बार हमें, तो इनसे डरना नहीं है, आराम से पढ़ना है। तो आवाज के लिए क्षमा चाहूंगी, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर रही है आज आवाज, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक सभी को धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और ऑफलाइन जाने के बाद भी कमेंट छोड़ दिया करो।